रजत, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो मेरे पैरों में बहुत सूजन आ रही है और कमर में भी। रितिका ने रात के सन्नाटे में करवट बदलते हुए अपने पति रजत से कहने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में एक दबी हुई करहा थी। रजत ने झल्लाट में अपनी आंखों से बाहें हटाई और मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। अरे रितिका, प्लीज़ यार, अभी ऑफिस की टेंशन कम नहीं है जो तुम घर की रामायण शुरू कर देती हो। सुबह से शाम तक घर पर रहती हो, आराम ही तो करती हो। माँ बता रही थी कि आजकल तुम दोपहर में 2-3 घंटे सोती हो, फिर भी थकान और ये पैरों में सूजन वूजन सब वहम है। थोड़ा वॉक किया करो। अब सोने दो, कल मेरी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। रजत ने कंबल मुंह तक खींच लिया और दूसरी तरफ करवट ले ली। रितिका की आंखों में आए आंसू अंधेरे में ही जज्ब हो गए। वो क्या बताती कि जिसे उसकी सास दोपहर की नींद कहती है, वो असल में छत पर पापड़ और अचार सुखाने की चिलचिलाती धूप वाली मेहनत होती है। रजत को सच सुनना ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए माँ का कहा पत्थर की लकीर था। रितिका ने चुपचाप एक दर्द निवारक गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कल का दिन उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होने वाला था। अगले दिन रजत और रितिका की शादी की 5वीं सालगिरह थी। रजत ने सुबह उठते ही रितिका को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया, लेकिन उसके लहजे में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नाश्ते की टेबल पर रजत की माँ निर्मला देवी ने बड़े उत्साह से कहा, रजत बेटा, आज शाम की पार्टी की चिंता तुम मत करना। मैंने सब इंतज़ाम सोच लिया है, बस तुम समय पर आ जाना। आखिर मेरे बेटे और बहू की सालगिरह है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप रहने दीजिए ना, मैंने कहा था कि हम बाहर होटल में डिनर कर लेंगे। घर पर फालतू में आप और रितिका परेशान होंगी। निर्मला देवी ने तुरंत बात काटी, अरे बाहर का खाना भी कोई खाना होता है? और फिर तेरी बुआ, मासी और वो फूफा जी भी तो आ रहे हैं। घर की बात ही अलग होती है। और तू चिंता मत कर, मैंने महाराज को बोल दिया है, वो अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और सब संभाल लेगा। रितिका को तो बस तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करना है। मैंने इसे सुबह ही कह दिया था कि आज कोई काम ना करे। रितिका रसोई में खड़ी चाय छान रही थी। सास की ये सफ़ेद झूठ सुनकर उसका हाथ कांपा और चाय की कुछ बूंदें स्लैब पर गिर गईं। हलवाई? कौन सा हलवाई? सासू माँ ने तो सुबह ही उसे मेन्यू थमाया था। 50 लोगों के लिए दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, रायता और 3 तरह की मिठाइयाँ, और हिदायत दी थी कि खबरदार जो रजत को बताया वो फिजूल खर्ची करेगा। हम घर की औरतें हैं, घर का पैसा बचाना हमारा धर्म है। चुपचाप लग जा काम पर। रजत आश्वस्त होकर ऑफिस चला गया। उसने जाते जाते रितिका से कहा, देखो माँ कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हलवाई बुक कर दिया है ताकि तुम्हें आराम मिले, और तुम हो कि बस उनकी शिकायतें ढूंढती रहती हो। शाम को अच्छे से तैयार होना। मैंने वो जो नई साड़ी दी थी वही पहनना। रजत के जाने के बाद घर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। निर्मला देवी ने सोफे पर पैर पसार लिए और टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया। रितिका, खड़ी क्या है? 10 बज गए हैं, मटर छीलना शुरू कर। और सुन, पनीर के टुकड़े एक साइज के होने चाहिए, वरना मेरी नाक कट जाएगी रिश्तेदारों में। और हाँ, काम जल्दी से निपटाना। शाम को तुझे तैयार भी होना है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कैसी फूहड़ बहू है। रितिका ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और वो काम पर लग गई। एक अकेली जान और 50 लोगों का खाना। मिक्सर की आवाज़, कुकर की सीटियाँ और बर्तन की खनखन के बीच रितिका की सिसकियाँ दब गईं। उसके पैरों की सूजन अब और बढ़ गई थी। खड़े खड़े उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। निर्मला देवी बीच बीच में रसोई के दरवाजे पे आकर केवल हुक्म चला जाती, काजू का पेस्ट थोड़ा बारीक पीसना, या गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी मत कर देना। मदद के नाम पर उन्होंने एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं दिया। शाम के 7 बजते बजते रितिका की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी भट्टी से निकली हो। पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने जैसे तैसे सारा खाना तैयार किया, ड्राइंग रूम साफ किया और फिर भागकर कमरे में गई तैयार होने। जब मेहमान आने शुरू हुए तो रितिका सजी धजी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान मेकअप की परतों के नीचे भी साफ झलक रही थी। रजत भी ऑफिस से आ चुका था और मेहमानों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। अरे निर्मला जी, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो दावत है, रजत की बुआ ने कहा। निर्मला देवी ने गर्व से सीना चौड़ा किया। अरे दीदी, बस आप लोगों के लिए खास बनारस वाले महाराज को बुलवाया है। मैंने कहा पैसे कितने भी लगें, स्वाद में कमी नहीं आनी चाहिए।
रितिका एक कोने में खड़ी ट्रे में पानी का गिलास सजा रही थी। ये सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर तमाचा मारा हो। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका दर्द, सब कुछ बनारस वाले महाराज के नाम हो गया। कि तभी रजत अपनी पत्नी के पास आया और फुसफुसाया, रितिका, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो और स्माइल क्यों नहीं कर रही हो? माँ ने इतना सब किया, हलवाई बुलवाया, कम से कम खुश तो दिखो। रितिका ने कुछ कहना चाहा। रजत, वो, लेकिन तभी निर्मला देवी की आवाज़ आई, अरे रितिका, ज़रा अंदर से स्टार्टर तो लेकर आना। महाराज शायद किचन के पीछे वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, तू बस सर्व कर दे। रितिका चुपचाप रसोई की तरफ मुड़ गई। पार्टी शवाब पर थी। सभी खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, ये शाही पनीर तो लाजवाब है। दाल मखनी का टेक्सचर तो देखो, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। रजत गर्व से फूल रहा था। उसे अपनी माँ की मैनेजमेंट स्किल पर नाज हो रहा था। खाना खत्म होने के बाद रजत को प्यास लगी। पानी का जग खाली था। उसने सोचा, लाओ मैं खुद ही किचन से पानी ले आता हूँ। रितिका तो मेहमानों में व्यस्त होगी। वो रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही रजत रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, वो ठिठक गया। वहां का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रसोई में कोई हलवाई नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। बर्तनों का पहाड़ सिंक में पड़ा था। फर्श पर आटा बिखरा था और वहाँ एक छोटे से मूड़े पर रितिका बैठी थी। वो अपने नंगे पैरों को दबा रही थी, जो सूजकर हाथी के पांव जैसे हो गए थे। उसके सामने एक थाली रखी थी, जिसमें मेहमानों का बचा हुआ ठंडा हो चुका पुलाव और थोड़ी सी ग्रेवी थी। वो सूखी आंखों से यांत्रिक रूप से खाना मुंह में डाल रही थी। उसकी साड़ी, जिसे रजत ने बहुत ही चाव से उसे दिलवाया था, जगह जगह से पानी और हल्दी के दागों से खराब हो चुकी थी। रजत ने नजरें घुमाई। वहाँ कोई बड़े बर्तन नहीं थे जो कैटरिंग वाले लेकर आते हैं। वही घर के पुराने पतीले और कढ़ाइयाँ थी, जो अब जले हुए और गंदे पड़े थे। यानी ये सारा खाना, 50 लोगों का खाना रितिका ने अकेले बनाया था। तभी निर्मला देवी वहाँ आ धमकी। उन्होंने रजत को देखा नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ रितिका पर ही था। अरे महारानी, यहाँ बैठकर खाना ठूस रही है? बाहर बुआ जी को खीर चाहिए। और ये बर्तनों का ढेर कौन साफ करेगा? तेरा बाप? जल्दी हाथ चला, कल सुबह काम वाली नहीं आएगी। मुझे पूरा किचन साफ चाहिए। रजत, जो दरवाजे की ओट में खड़ा था, सन्न रह गया। क्या ये वही माँ थी जो बाहर कह रही थी कि मेरी बहू तो बेटी है? ये वही माँ थी जिसने कहा था कि हलवाई है, रितिका को आराम मिलेगा। रजत ने एक गहरी सांस ली। उसका भ्रम, उसका विश्वास सब कांच की तरह बिखर गया था। उसे याद आया बीती रात रितिका का कहना कि पैरों में सूजन है। उसे याद आया उसका मुरझाया चेहरा। उसने महसूस किया कि वो कितना बड़ा अपराधी है। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में वापस गया। मेहमान अब सारे विदा हो रहे थे। निर्मला जी, खाना बहुत शानदार था। उस हलवाई का नंबर ज़रूर दीजिएगा, एक रिश्तेदार ने जाते हुए कहा। निर्मला देवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं व्हाट्सअप कर दूंगी। जब आखिरी मेहमान चला गया तो निर्मला देवी सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उफ, मैं तो थक गई मेहमान नवाजी करते करते। रजत, देखा कैसा शानदार फंक्शन हुआ? तेरे पापा होते तो कितना खुश होते। रजत दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज़ बेहद शांत लेकिन बर्फीली थी। हाँ माँ, फंक्शन बहुत शानदार था और सबसे शानदार था वो बनारस वाला महाराज। निर्मला देवी थोड़ी सकपका गई। हाँ, वो तो पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैसे दे दिए मैंने उसे। कितने पैसे दिए माँ? रजत ने पूछा। मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे कैटरिंग के लिए और 10,000 अलग से डेकोरेशन के लिए। अरे वो हिसाब बाद में कर लेंगे, तो थक गया होगा, जा सो जा। निर्मला देवी ने बात टालनी चाहिए। नहीं माँ, हिसाब आज ही होगा। रजत ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखा। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। पिछले हफ्ते रितिका को चक्कर आया था। मैं उसे छुपकर डॉक्टर के पास ले गया था। तब नहीं जब आप सो रही थी, बल्कि तब जब आप किसी किटी पार्टी में थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ रहा है और उसे अनीमिया है। उसे बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। निर्मला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रजत रसोई की तरफ बढ़ा और रितिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लाया। वो घबराई हुई थी। उसके हाथ अभी भी जूठे थे। इस महाराज को देखो माँ। रजत ने रितिका को सोफे पर बिठाया। ये वो हलवाई जिसने आज आपकी इज्जत बचाई, और बदले में आपने इसे क्या दिया? गालियाँ, बचा हुआ खाना और झूठ। रजत, तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है? निर्मला देवी ने आंसुओं का नाटक शुरू किया। मैंने तो बस पैसे बचाने के लिए, आखिर पैसा घर में ही तो रहा, भविष्य के लिए ही तो जोड़ रही हूँ। किसका भविष्य माँ?
रजत चिल्लाया। एक मुर्दा बहू का भविष्य या एक ऐसे बेटे का भविष्य जो अपनी पत्नी का हत्यारा बन जाए? आपने पैसे बचाए नहीं, आपने मेरी पत्नी का खून चूसा है। मैंने आपको एसी लगवाने के लिए पैसे दिए, आपने नहीं लगवाया और रितिका से कहा कि रजत मना कर रहा है। मैंने आपको मेड के लिए पैसे दिए, आपने उसे निकाल दिया और रितिका से कहा कि मेड भाग गई है। आज आपने कैटरिंग के पैसे भी हजम कर लिए और इस बीमार हालत में इससे 50 लोगों का खाना बनवाया। रितिका रो रही थी, लेकिन आज उसे रजत का हाथ अपने कंधे पर महसूस हो रहा था, एक सुरक्षा कवच। रजत, ये औरत तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। निर्मला देवी ने आखिरी पैतरा फेंका। इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी माँ। रजत ने अपनी नम आंखें पोंछी। उसकी खामोशी और किचन में पड़े वो जूठे बर्तन सब सच बोल रहे हैं। मैं अंधा था जो मुझे आपके प्यार के नाटक के पीछे का ये क्रूर चेहरा नहीं दिखा। मुझे लगा आप माँ हैं, पर आप तो एक मालिक की तरह बर्ताव कर रही थी और इसे बंधुआ मजदूर समझ रखा था। रजत ने रितिका को खड़ा किया। चलो रितिका। कहाँ? रितिका ने कांपती आवाज़ में पूछा। होटल। रजत ने दृढ़ता से कहा। आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम वहाँ खाना खाओगी जहाँ तुम्हें परोसा जाएगा, तुम परोसोगी नहीं। और कल से? रजत ने माँ की ओर देखा। कल से इस घर का हिसाब मैं देखूंगा, राशन से लेकर मेड तक सब कुछ खुद मैनेज करूंगा। आपके हाथ में अब 1 रुपया नहीं आएगा। और रही बात सेवा की, तो अब आपकी सेवा वही करेगा जिसे आप पैसे देंगी। मेरी पत्नी अब इस घर की सिर्फ पत्नी बन के रहेगी, नौकरानी नहीं। निर्मला देवी सन्न रह गई। उनका बरसों का बुना हुआ जाल एक पल में ही काट दिया गया था। रजत रितिका को लेकर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। रितिका ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस आलिशान ड्राइंग रूम में निर्मला देवी अकेली बैठी थी, बिल्कुल अकेली। उनकी झूठी शान और पैसों का घमंड धरा का धरा रह गया था। गाड़ी में बैठते ही रजत ने उसके सूजे हुए पैरों को अपनी गोद में रख लिया और धीरे से दबाने लगा। आई एम सॉरी रितिका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। रितिका ने रवि के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसुओं ने बता दिया कि आज उसे उसका पति, उसका स्वाभिमान और उसका घर उसे वापस मिल गया था। दोस्तों, अक्सर हम संयुक्त परिवारों में बड़ों के लिहाज के नाम पर शोषण को अनदेखा कर देते हैं। एक बेटा अपनी माँ पर भरोसा करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन उस भरोसे की कीमत अगर पत्नी के अस्तित्व को कुचल कर चुकानी पड़े तो वो भरोसा नहीं, एक गुनाह है। घर की लक्ष्मी सिर्फ वो नहीं जो पैसे बचाए, बल्कि वो भी है जो अपनी सेहत और खुशियाँ होम कर दे। उस लक्ष्मी का सम्मान ही असली कुल की मर्यादा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।